बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसमें कि एट्रोसिटी के केसेस को हम देख रहे हैं और पूरे देश में जहाँ जहाँ इस तरह की इंसिडेंट हो रही हैं और जिनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा या एफआईआर नहीं हो पा रही या एफआईआर में धाराएं गलत लगी हुई हैं या एससी से एक्ट नहीं लगा हुआ है या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है या कॉग्निजेंस की स्टेज पर या बाद में एविडेंस की स्टेज पर, जिस स्टेज पर भी कोई कमी एससी एक्ट के केसेस में अगर हो रही है किसी भी तरीके किसी भी केस में जो हमारे नोटिस में आ रहे हैं, तो हम उस केस को इंडिविजुअली इस केस को देख रहे हैं और देखने के बाद में जो उस केस में कमी है उस केस की कमी को उसी स्टेज पर उसी समय सही किया जा सके, जिससे कि जो अपराधी हैं जो एक्यूज्ड हैं उनको प्रॉपर तरीके से सज़ा मिल सके। ये हमारी कोशिश चल रही है लंबे समय से। और अभी भी लाखन जी यहाँ हमारी टीम गई, यहाँ से जींद में गई, जींद में जाकर के एससी एक्ट अट्रैक्ट नहीं किया था पुलिस ने। आईपीसी के सिंपल सेक्शंस में बीएनएस बोलते हैं आजकल, उसमें अपराध के तहत एफआईआर की थी, लेकिन लाखन जी की टीम वहाँ गई, लोगों ने वहाँ एसीपी था, डीएसपी जो भी था, डीएसपी एसएचओ से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में उन्होंने शाम तक एससी एक्ट की धारा भी उसमें जोड़ दी और एससी एक्ट को वहाँ लगा दिया और लगा ही नहीं दिया, उस एक्यूज्ड को गिरफ्तार भी कर लिया और जेल भी भेज दिया। उसकी अभी तक शायद बेल नहीं हुई है, जैसे हमें अभी बताया है, वहाँ से जीत से लोग आए हुए हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र का कौन सा गांव है? पेहवा। पेहवा पेहवा जो भी है, वहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिला। वहाँ पर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया इसी वजह से कि उसके साथ जनरल के जो साथ टीचर था उसने कुछ उल्टी सीधी बातें कहीं, झूठे आरोप उसके पास लगाए। बच्चे ने फिर घर पे आकर के रात को सुबह फिर सुबह पता चला कि उसने हैंगिंग करके डेथ उसकी कॉज हो चुकी है बेचारा। उसमें भी जो है बड़ी मुश्किल से उनकी एफआईआर हो गई, लेकिन प्रॉपर सेक्शन नहीं लगे हुए हैं, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ से भी आज आए हुए हैं, उनको भी हमने आज लीगली क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, वो समझाने की कोशिश की है। और जो भी करेंगे यहाँ से हम ड्राफ्ट कर करके जींद में भी लगाने की कोशिश की। जो जींद के केस में क्या हुआ कि जो प्रॉपर सेक्शन लगने चाहिए वो प्रॉपर सेक्शन पुलिस ने नहीं लगाए हुए हैं। वो जो सेक्शन लगाए हैं उनके अलावा सेक्शन और भी बनते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि उन सेक्शंस को जो एससी एक्ट के अट्रैक्ट होते हैं उनको भी लगाया जाए। मैं आपको बता दूं कि दो इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारे एससी एक्ट में हैं। जाति सूचक शब्द कहना या जाति के आधार पर बिना जाति सूचक शब्द कहे उसका अपमान करना, ये दो धारा हैं, 3(1)R और 3(1)S। ये दोनों धाराएं तब लगती हैं जब पब्लिक व्यू में बात कही गई हो। अगर पब्लिक व्यू में वो बात नहीं कही गई है, अपमान नहीं हुआ है, तो वो एससी एक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होता। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरी रिसर्च ये कहती है कि वही धारा लगाई जाती हैं और पब्लिक व्यू होता नहीं है, तो उस वजह से वो अपराधी छूट जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही देखने को मिल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि प्रॉपर सेक्शन उसमें लगे। जीत वाले केस में 3(1)R और 3(1)S जो जाति सूचक शब्द कहने वाली बात है वो उन्होंने धारा लगा रखी है, लेकिन हमारे हिसाब से धारा उसमें दूसरी बनती है। हमारी पूरी कोशिश है और हम उसमें धारा यहाँ से दूसरी उसमें ऐड करवाएंगे, जिससे कि बाद में जजमेंट की स्टेज पर कोर्ट को सज़ा सुनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो धारा हट ना पाए। देखिए, हम जो है अभी एक कल परसों का नाम सूरज कुमार जी का केस भी चल रहा है। उनके केस में भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ है और पब्लिक व्यू में हुआ है, रोड पर है। पब्लिक व्यू का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं, पब्लिक व्यू और पब्लिक प्लेस दो अलग चीज़ें होती हैं। पब्लिक प्लेस में कहना तो अपराध होता ही होता है, लेकिन पब्लिक प्लेस ना हो, अगर घर के अंदर भी कोई अगर जाति सूचक शब्द कहा जा रहा है किसी से, तो वहाँ अपराध कब बनता है उसका लोगों को पता ही नहीं है। इसी वजह से लोग छूट जाते हैं, मतलब जो अपराधी छूट जाते हैं। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लेकिन सूरज जी वाले केसेस में वो तो रोड पर ही इंसिडेंट हुई है, वहीं उससे कहा गया है, तो वो पब्लिक व्यू की कैटेगरी में आता है और वो निश्चित रूप से उसमें एससी एक्ट के दो धारा लगा रखी है, वो अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट में मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ और उस सभी लोग सेटलमेंट कराने पर लगे हुए हैं। पुलिस जो उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट खड़े हुए एक्यूज की तरफ से, उन्होंने सेटलमेंट की बात करी। मैं तो इस पर आश्चर्यचकित हूँ कि जज साहब हाई कोर्ट के वो भी सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। और तीसरा जो है, पुलिस भी चाहती है कि तो सेटलमेंट हो जाए। तो जिस ऑफेंस के लिए सेटलमेंट मना है, मतलब सेटलमेंट के लिए किस में सेटलमेंट हो सकता है वो उस कानून में लिखा होता है। आईपीसी में जो बीएनएस बन गई और एससी एक्ट जो है, एससी एक्ट में सेटलमेंट तो अलाउ ही नहीं है।
आईपीसी के बहुत से प्रोविजंस हैं जिसमें सेटलमेंट अलाउ है, जिसे कंपाउंडल बोलते हैं, तो वहाँ पर सेटलमेंट परमिसेबल है। और जहाँ सेटलमेंट अलाउ नहीं है, कानून में लिखा हुआ, धारा का बाकायदा पीछे एक टेबल बनी हुई है, उसमें सारे धाराओं की जिक्र है, किस में सेटलमेंट हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। जिसमें नहीं हो सकता उसमें नहीं हो सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि मेरी जज साहब जो थे उनसे मेरी झड़प भी इस मसले में हुई। मैंने कहा सर सेटलमेंट इसमें हो नहीं सकता, तो बोले कि आपकी उनका जज साहब का, मुझे तो आश्चर्यचकित हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं भी 21 साल दिल्ली में जज रहा हूँ। इस तरीके से एससी एक्ट में सेटलमेंट करने की बात करना भी गलत है। गलत इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का मैंने उसे जिक्र किया। मैंने कहा कि सर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है इस मसले में कि एससी एक्ट के केसेस में सेटलमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन भी परमिसेबल नहीं है, जब तक कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो। और क्या है वो उसमें गाइडलाइंस बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन कर रखी है, उसके बावजूद भी कोर्ट भी चाहती है कि सेटलमेंट हो जाए। तो अब मैंने जब कहा उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप अगर मेरा ऑर्डर गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जो कल का और परसों का ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट का, हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे हिसाब से गलत है। अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था, हमने कल तक देखा था। जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाएगा उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने दो बातें करी हैं। एक तो ये कि सेटलमेंट का जिक्र उसमें किया हुआ है जो नहीं करना, जिसका को नहीं करना चाहिए थे। दूसरा उनकी अरेस्ट स्टे की हुई है। अरेस्ट स्टे में लिखा हुआ है नो कोएर्सिव स्टेप। सुप्रीम कोर्ट के अनगिनत जजमेंट हैं जो ये कहते हैं कि नो कोएर्सिव स्टेप का ऑर्डर इन केसेस में, जो क्वेश्चन में जब तक नहीं हो सकता जब तक के कोर्ट इस निष्कर्ष में ना पहुंच जाए कि क्वेश्चन इसमें बनती है और कोई ऑफिस मेड आउट नहीं होता है। हमारे केस में क्वेश्चन जब होती है किसी भी केस में, जब जो है उस एफआईआर को देखने से ही, बिना उस पर विचार किए हुए झूठा सच्चा है, और एफआईआर को देखने से ही अगर जो है लगता है कि ये ऑफिस अट्रैक्ट नहीं होता, तब क्वेश्चन होती नहीं। क्वेश्चन कभी भी नहीं होती, वो ट्रायल चलता है। और ट्रायल चलने के बाद में अगर एक्विटल होगा वो अलग कहानी है। क्वेश्चन कंसेप्ट डिफरेंट है और हमारे हिसाब से तो नहीं हो सकता। हम इसमें सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम जुलाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम नॉट जज के खिलाफ सुप्रीम जाने का मतलब नहीं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करेंगे। हमारे हिसाब से कोर्ट का ऑर्डर गलत है। उस कोर्ट के ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। हम जून में ड्राफ्टिंग करके, और जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरी कोशिश है हम इसको फाइल कर देंगे इसी ऑर्डर के खिलाफ जो ने नो कोर्सिव स्टेप और सेटलमेंट की बात करी है। मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि आपको पता होगा कि जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, काशीनाथ महाजन का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई एंटीसिपेटरी बेल भी उन्होंने कह दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि एफआईआर से पहले इंक्वायरी करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि भाई अरेस्ट करने से पहले डीसीपी की परमिशन की आवश्यकता है कि उसकी आवश्यकता है। उस केस में हमने बहुत कुछ काम किया हुआ है, पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। हाँ, और लाखत जी भी उसे प्रोटेस्ट भी किया था, और हम जज रहते हुए भी हमने उसमें बहुत काम किया, और रिव्यू फाइल भी हमने किया था उस केस में 2018 में ही। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपना ऑर्डर बदल दिया, रिव्यू कर लिया, और पार्लियामेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गलत मानते हुए 18A धारा एससी एक्ट में ऐड कर दी है। और उस ऐड करने का मतलब ये है कि उसमें एंटीसिपेट कोई इंक्वायरी पहले का कोई कंसेप्ट नहीं है एफआईआर से पहले। एंटीसिपेटरी बेल भी उसमें परमिसेबल नहीं है। तीसरी, अरेस्ट करने से पहले डीसीपी के किसी की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पार्लियामेंट ने ही अमेंडमेंट करके सेक्शन 18 में 18A ऐड कर दिया, तभी 18 में। और फिर 19 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर लिया कि नहीं, दिस वाज द रॉन्ग ऑर्डर। और 18 के जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने ये बातें कही थी, वो ऑर्डर हमारे हिसाब से इतना गलत था कि मैं आपको बता दूं, 20 मार्च को ऑर्डर आया था 18 में। 20 मार्च को रात में सो नहीं पाया था। मैंने सुबह ही इन लोगों से बात करी, जिसमें ये हमारी टीम के लोग इससे शामिल थे। 24 तारीख को हमने मीटिंग करी द्वारका में, और फिर हम आगे बढ़े। तो अब जब एंटीसिपेटरी बेल एससी एक्ट में नहीं हो सकती है, तो गिरफ्तारी ना करने का ऑर्डर भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, गिरफ्तारी ना करने का ऑर्डर का मतलब है इनडायरेक्ट रूप से उसकी एंटीसिपेटरी बेल करना। ये हम देश में पहली बार, हमारा अपना मानना ये पहली बार ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने हम रेज करने जा रहे हैं कि एससी एक्ट का अगर कोई केस है और उस केस में देखने से एससी अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर जब अलाउ नहीं है, तो अरेस्ट स्टे का ऑर्डर भी अलाउ नहीं हो सकता। और क्योंकि देखो बात क्या है, एंटीसिपेटरी बेल किसे कहते हैं? एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं कि जज ने ऑर्डर कर दिया अरेस्ट करने से पहले। बेल होती है जनरली अरेस्ट होने के बाद में, गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया, या मजिस्ट्रेट के पास पेश किया,
तब उसे बेल कर दी। अरेस्ट के बाद की बेल को बेल बोलते हैं, अरेस्ट से पहले की बेल को एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि पुलिस जब अरेस्ट करेगी उसको तो तुरंत छोड़ देगी, बेल का ऑर्डर पहले से एग्जिस्ट करता है। दिस इज द एंटीसिपेटरी बेल। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने कह दिया कि नेक्स्ट डेट तक इसमें नो कोएर्सिव स्टेप, मतलब कोई भी पुलिस कोएर्सिव स्टेप नहीं लेगी, यानी कि उसकी अरेस्ट भी नहीं हो सकती। इनडायरेक्ट रूप से दिस इज द ऑर्डर ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। जब एंटीसिपेटरी बेल नहीं हो सकती तो आप अरेस्ट करने से रोकने का मतलब क्या हुआ, आप पुलिस के अपने हाथ बांध दिए, यानी आपने इनडायरेक्ट रूप से एंटीसिपेटरी बेल कर ली। हम इस इश्यू को सुप्रीम कोर्ट में उठाने जा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जुलाई में इसको फाइल कर दें। और इस इश्यू को मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, आज तक देश में कभी भी SC एक्ट के केस में ये इशू सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा है। कौन सा इशू, दोबारा समझ लें आप, कि क्या नो कोएर्सिव स्टेप, यानी कि अरेस्ट की स्टे क्या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट कर सकती है जब बेल पेंडिंग हो या क्वेश्चन पिटीशन पेंडिंग हो। इस इशू को हम लीगल पॉइंट के रूप में हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा वो मुझे नहीं पता। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट से हम जीतेंगे, और अगर नहीं जीते सुप्रीम कोर्ट से तो मेरा वादा है सरकार के पास जाकर के हम इसका संज्ञान दिलवाएंगे और कहेंगे इसमें जिस तरीके से आपने 18A जोड़ करके 18वें अमेंडमेंट किया है, एंटीसिपेटरी बेल की पावर कोर्टों को इसलिए दे रखी थी कानून ने कि वो पुलिस अगर जाती कर रही है, ऑफिस नहीं बनता है या ऑफिस सीरियस नहीं है तो एंटीसिपेटरी बेल कर दे। जब SC एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल ही अलाउ नहीं है तो फिर दो आप ये समझ लीजिए मर्डर और रेप केसेस में एंटीसिपेटरी बेल की रोक नहीं है, SC एक्ट में ही एंटीसिपेटरी बेल की रोक है। तो ये इतना गंभीर अपराध माना गया है SC एक्ट के तहत कि एंटीसिपेटरी बेल की भी पार्लियामेंट ने कोर्टों के हाथ बांध दिए कि आप एंटीसिपेटरी बेल की इसमें आप कर नहीं सकते। देखिए हमने जो है ये तो जो इशू है बेल का, सूरज जी का इशू है जो रेज कर रहे हैं। अभी एक इशू और हमारे नोटिस में आया है, वो बेचारी उसकी बहन है, कौन है, सिस्टर है, सिस्टर आई हुई है, उनको पुलिस वाले ही गाली दे रहे हैं, उनको पुलिस वाले ही जाते सूर्य शब्द कह रहे हैं। और तो हमने उनसे वादा किया हुआ है कि आज ही हमें पता चला है इस मसले में, उन्होंने हमें अपना कंप्लेंट भी दिखाई हुई है। पुलिस वाले हों चाहे जज हों, मैं बताता चलूँ आपको, हम किसी से डरते नहीं हैं। और लॉ हमारी कोशिश ये रहेगी संविधान और कानून के तहत जितनी भी अधिकार लोगों को दे रखे हैं, चाहे SC के लोगों को चाहे किसी और लोगों को, अब अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए सरकार कोर्ट और रोड, लाखन जी कहते हैं रोड से कोर्ट तक, मतलब इसका यही है। अगर रोड उतरना पड़े तो वो भी उतर रहे हैं, कोर्ट में जाना पड़े तो वहाँ भी जा रहे हैं, और सरकार के पास जाना पड़े तो वहाँ भी जा रहे हैं। वहाँ कैसे जा रहे हैं, ये लेटर आपके सामने है। ये हम लेटर अब से लिख रहे हैं, ये लेटर लिखने का हमारे बहुत पहले से है। और देखो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। हाँ, ये लेटर में कब लिखा है, ये लेटर लिखा है राजेंद्र पाल जी गौतम जी को 2020 में, कब की, जब वो खुद भी SC के थे, और 2020 में ये लेटर जो है राष्ट्रीय झाड़ू मंच के अध्यक्ष लालाकन जी हैं, उन्होंने लिखा था। हम इनके साथ हैं लंबे समय से, वो एक अलग इशू है। तो हम जज थे, हमारी कुछ सीमाएँ थी। तो इस लेटर में हमने क्या लिखा था, देखो हम उसकी चर्चा थोड़ी बहुत पहले भी कर चुके हैं, दोबारा फिर कर रहे हैं। राजेंद्र पाल जी गौतम जब मिनिस्टर थे तो मैं भी उनसे मिला था। कहाँ मिला था, दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट के बाहर। कि ये लेटर नहीं लिखा गया, लेटर लाखन जी ने लिखा था। हमारा पर्पस ये है कि कानून अधिकार जो हमें संविधान या कोई कानून देता है उसका अगर इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा, पालन नहीं हो रहा सरकारों के द्वारा, किसी के द्वारा, तो उसका पालन करवा सकें, ये हमारी पूरी कोशिश है। देखो मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, आश्चर्य की मेरी सीमा नहीं है कि दिल्ली में 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 13 में, तब हमारे इसमें SC एक्ट में ऑर्डिनेंस ला करके अमेंडमेंट किए गए थे। बाद में मोदी जी चुप लगा गए उसमें, और वो अमेंडमेंट लैप्स हुआ। फिर बाद में दबाव पड़ा मोदी जी के ऊपर, तो 2014 में उन्होंने वही अमेंडमेंट जो 15 में जो अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट लेकर के आई थी, वो एज इट इज अमेंडमेंट, कोई इसमें शायद मेरे कॉमा फुल स्टॉप का अंतर नहीं है, वो अमेंडमेंट एज इट उन्होंने पार्लियामेंट से पास करवाए। तो जनवरी 2016 से लागू हुए देश में, जिसमें मूँछों पर मारना, घोड़ी चढ़ने पर चुनाव, वोट ना देना रोकना, ये सारे अपराध पहले नहीं थे SC एक्ट के लिए, 2016 से
और एक्ट के द्वारा उससे पहले 14 और 13 से ऑर्डिनेंस के द्वारा देश में इफेक्टिव थी, लोगों को लेकिन पता नहीं था, वो अलग कहानी है। तो देखो दो तरह की कोर्टें होती है, मैं बता दूंगा आपको। आप देखो इसमें मुझे तो, मैंने जब राजेंद्र पाल जी गौतम जी से मैं जज रहते हुए मैंने बड़ी मीटिंग में कहा, मेरी स्पीच में रिकॉर्ड होगी, मुझे नहीं पता हुई होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आर्ट फैकल्टी है उसके गेट के बाहर कोई प्रोटेस्ट कोई धरना वरना कुछ चल रहा था, मुझे आमंत्रित किया, जज होने के बावजूद ही मैं गया, उस सबके सामने गया, और सबको पता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। तो मैंने मंत्री जी से बड़ी सभा मंच में बोला, मैंने मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, मैं उन्हें पहले मंत्री जी को जानता नहीं था, मुझे पता ही नहीं कि जाति से थे वो, बोला बात है हमारी जाति से, मुझे नहीं पता था कि जाति से थे वो। तो मैंने उनसे ये बात कही कि भाई देखो ऐसा है कि मंत्री जी इसमें लॉ अमेंड हो चुका है, कम से कम दिल्ली में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट तो बनवा दीजिए, स्पेशल कोर्ट तो पहले बनी हुई है। तो मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे लिया, क्या समझा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने फिर ये लेटर भी भेजा, देखो आप लेटर को देख लीजिए, राजेंद्र गौतम जी के नाम से है, और वहीं ऑफिस की रिसीविंग भी है, और ये लेटर भेजा गया है, डेट हम उसके 8/10/2020 को। इसमें इसी बात को उठाया गया है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में स्पेशल कोर्ट हैं, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट नहीं है, दोनों में अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये हमने उस वक्त जो है राजेंद्र गौतम जी को भेजा था और हाई कोर्ट को भी इन्होंने भेजा था। अभी हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए कड़ी को 12/5/2025 को जो अभी चीफ मिनिस्टर ने रेखा गुप्ता मैडम, उनको भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसमें लिखा गया है, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, लाखन जी वहाँ दे करके उनको ऑफिस में आए भी थे, और ये रिसीविंग भी है 13/5/2025 है ना, 25 की। आप इसकी कॉपी ले लीजिए, कॉपी आपको दे देंगे। इसमें हमने यही बताने की कोशिश करी है कि भाई एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट आप दिल्ली में बनाइए, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट में आप पहले तो अंतर समझ लें। स्पेशल कोर्ट का मतलब ये है कि जो जजेज पहले से जो केसेस देख रहे हैं, मर्डर के बड़ा जो भी देख रहे हैं, रेप के कुछ भी देख रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा काम दिया जाता है कि आप SC एक्ट के केसेस भी देखेंगे तो उनके पास दो तरह के केस हो जाते हैं, एक SC एक्ट के केसेस भी देखते हैं और जनरल केसेस भी देखते हैं जो SC एक्ट जिसमें नहीं होता है, तो सिंपल तरह केस होगा, जब मर्डर हो, रेप हो, कुछ भी हो। तो अब पार्लियामेंट ने ऐसा क्यों किया कि पहले 2013 और 16 से पहले स्पेशल कोर्ट थी, अब कह दिया एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। कोई तो मतलब है इसका। पार्लियामेंट एक कॉमा वर्ड भी, एक सेंटेंस भी किसी पर्पस से जोड़ती है, ऐसा नहीं कि वैसे चिपका दिया। तो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो जोड़ा गया है वो इसलिए जोड़ा गया है कि जब लगा कि इनके केसेस में डिले हो रहा है, लंबे समय तक केस चल रहे हैं, चल क्यों है लंबे समय चल रहे हैं, क्योंकि कोर्टों पे बर्डन ज़्यादा है, वो SC एक्ट के केसेस भी देख रहे हैं और जनरल केसेस हैं जो SC एक्ट नहीं होता उन केसेस को भी देख रहे हैं। तो केसेस इतने ज़्यादा हैं कि वो बेचारे SC केसेस पे ध्यान दे भी नहीं पाते, और इसी वजह केस पता 2, 4, 5, 10, 15 साल तक केस चल रहे हैं, जबकि यहाँ तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, SC डिफरेंट ही कहता। तो इसीलिए पार्लियामेंट अमेंडमेंट किया कि नो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जिले में बनाए जाएंगे, और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट इसलिए बनाए जाएंगे जिससे कि न्याय जल्दी से मिल सके, ये नहीं कि सालों साल केस चलते रहें। मैं इसीलिए चिंतित हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली में एक भी कोर्ट एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट दिल्ली में अभी तक नहीं बनी है, और कानून को बने हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश पहले से चल रही है, 20 से अभी चल रही है, और अगर ये नहीं बनाते हैं, मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि हम रोड पर भी जाएंगे और इसमें PIL के रूप में भी हाई कोर्ट में फाइल करने वाले हैं कि भाई आप इसमें इस एक्ट का कंप्लायंस करने की ज़रूरत है, इस एक्ट का कंप्लायंस नहीं हो रहा है। देखो मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बताता चलूँ कि जिसमें एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का कानून में प्रावधान भी नहीं है, वहाँ एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट देश में बनाई जा रही है। ML MP की कोर्ट कहाँ से कानून में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। ML MP की स्पेशल कोर्ट चल रही है, उनके केसेस साल 2 साल में डिसाइड करने के बाद चल रही हैं। अब देखो और सुनिए आप, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें भी कानून में लिखा हुआ स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव वर्ड नहीं है। दिल्ली में सारी कोर्ट जो बैठी हुई हैं राव जमनी कोर्ट में, सारे मेरे साथी जजेस, मेरे बैचमेट बैठे हुए हैं, वो जो है स्पेशल नहीं एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनी हुई हैं। उनके पास कोई काम ही नहीं है, थोड़े से काम है, बस ऐसे 2-4 केस आगे लगे हुए हैं, कोई केस लगा नहीं होता, जबकि कानून में ये प्रावधान नहीं है कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होंगी किसकी, करप्शन एक्ट की, लेकिन वो चल रही हैं। तीसरा सुनो, अभी चेक बाउंस हो जाए, चेक बाउंस का क्या अपराध है, पहले 1 साल की सज़ा थी, अब 2 साल की सज़ा है। उसमें दिल्ली में अनगिनत कोर्ट है एक्सक्लूसिव बनी हुई है, मतलब मैं तो उसमें तो स्पेशल कोर्ट की बात भी नहीं है,
और उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के रूप में उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। मैं इसीलिए चिंतित हूँ। मैं आपको बताते चलूँ, जिसमें लॉ में प्रावधान है कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होगी, वहाँ तो है नहीं, और जिसमें प्रावधान नहीं है वहाँ कोर्ट बनी हुई है। उल्टा काम चल रहा है देश में। तो इस काम को हमें सीधा करवाना है। जजेज को लगा रखा है और कामों के लिए, जबकि कानून ये कहता है कि SC एक्ट के संबंध में और केसेस आप नहीं देना चाहिए। आपको सिर्फ जो है SC एक्ट के केसेस जजों को देना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी न्याय कर सकें। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा है। हरियाणा में कुछ है, उत्तर प्रदेश में कुछ कोर्टें बनी हुई हैं। दिल्ली देश की राजधानी के अंदर आपने देखा होगा, अभी हाल ही में जो सूरज नामक व्यक्ति है, उसकी FIR लिखवाने के लिए दलितों को रोड पर उतरना पड़ा, और हमारे को जो है पूरा रोड पर उतरकर ACP ऑफिस का घेराव करना पड़ा, तब जाकर हमारी FIR लिखी गई, वो भी SC एक्ट के अंदर। आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर पूरा प्री प्लान तरीके से सरकार ये चाहती है कि जो SC के दलित लोग हैं, दलितों को किस तरीके से शोषित किया जा रहा है। तो प्रत्येक राज्य के अंदर, हम लोग पूरे भारत के अंदर ये देख रहे हैं कि लगातार मतलब तमाम दलितों को टारगेट किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हाल ही के अंदर जो लगातार जो घटनाएं घट रही है, चाहे वो घोड़ी पे चढ़ने का मामला हो या तमाम वो मामले हो, आज हम लोग उसके ऊपर विस्तार से हम सब तमाम लोगों को बुलवाया गया, कानूनी जानकारी प्रॉपर दी जा रही है। हम लोग आपको बता दें कि इंडियन दलित फोरम जो लगातार पूरे देश के अंदर दलितों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, रोड से और कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने उनको मतलब मार्गदर्शन किया, और प्लस अभी हाल ही के अंदर हम लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर भी उनकी आवाज़ को उठाया। तो यह मामला हम लोग लगातार पूरे भारत के अंदर देख रहे हैं। तो उसी बारे में जो IDF के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय संजीव कुमार साहब, उन्होंने आज बुलाकर प्रॉपर तरीके से उनको गाइड किया, और गाइड करने के बाद एक एक व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित हो उसके लिए उनको समझाया गया।